नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गबन, जिसे आवाज दी है मृत्युंजय मिश्रा ने। यदि आपने इसके पहले के भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पहले उन्हें जरूर सुन के आएं, उसके बाद ही अगले भाग की ओर बढ़ें। कहानी के पिछले भाग में हमने सुना कि रमानाथ किसी बूढ़े व्यक्ति के यहाँ कलकत्ता में ठहरा है और साथ ही साथ ये भी जाना कि वो वापस आने की कोशिश कर रहा है। अब आगे भाग 13। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। यह नक्शा वहां के हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाध्य सा जान पड़ता था, कम से कम इन युवकों की बातचीत से तो ऐसा ही लगता था। साथ ही साथ ये भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर हो न पाया। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वो पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ कि ये बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय न था, पर वो नक्शा देखने के लिए उतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे रहा न गया। बोला, आप लोगों में से किसी के पास वो नक्शा है क्या? युवकों ने कंबल पोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे तो गोते खा रहे हैं, आए हैं बड़े। अरे एक एक महाशय हैं, शतरंज में अपनी सानी नहीं रखते। एक ने तो उसे हल करने के लिए 100 रुपये अपने पास से देने का इनाम रखा है। दूसरा युवक बोला, अरे दिखा क्यों नहीं देते जी, कौन जाने यही बेचारा हल कर ले, शायद इन्हीं के सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें यह भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते। हल क्या करोगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया कि वो नक्शा पहले भी कहीं देखा है उसने। सोचने लगा कि कहाँ देखा है। एक युवक ने चुटकी ली, अरे आपने तो हल कर लिया होगा जनाब। दूसरा, अरे अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं भाई। तीसरा, अच्छा तो जरा 2-1 चाल तो बताइए। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, देखिए ये मैं नहीं कह सकता कि मैं इसे हल कर लूंगा कि नहीं, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार जरूर हल किया है और संभव है कि इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का विश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला गया। तभी एकाएक उसने फिरकर पूछा, अरे जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, अरे प्रजामित्र के संपादक के पास भेज देना। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वो यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा है। शायद ये याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वो मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थी उन सब का नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहां देखा है? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई, मानो खोई हुई स्मृति मिल गई। अरे राजा साहब ने यह नक्शा दिया था ना। हाँ ठीक है, वही तो है। लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे हल किया था मैंने। हाँ ठीक है, यही है। नकल वो कर ही लाया था। फिर तो उसे एक एक करके चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलाटे लगाई, मूंछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा,
और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिल जाए तो फिर क्या ही पूछना। देवी दीन अभी आग सुलगा ही रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, अरे दादा, जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवी दीन, अरे जानता क्यों नहीं हूं, यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे ना मालूम हो भाई। ओ, प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बार जेल हो आया है। रमानाथ, आज जरा वहां तक जाओगे क्या? देवी दीन ने कातर भाव से कहा। मुझे भेजकर क्या करोगे भाई? मैं न जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है क्या? नहीं, दूर नहीं है। तो फिर क्या बात है? देवी दीन ने अपराधियों के भाव से कहा। बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा भाई, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। अब उसका दिया हुआ खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो मानना पड़ेगा ना भाई। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, अरे दादा यार, तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है यार। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वो नक्शा हल कर दिया है। आज अगर छप जाए तो मुझे इनाम मिल जाएगा। अब तुम तो जानते हो कि अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं। बस यही भय है, नहीं तो मैं खुद ही चला जाता। लेकिन अब जब तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूं। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा, अरे देखो, तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं है बेटा। रमा ने हैरान होकर पूछा, तो फिर क्या डाक से भेज दूं क्या? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा, नहीं, डाक से क्या भेजोगे? सादा लिफाफा इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाएगी। पहले रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा, और फिर कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वो मार ले जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठे और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छाप कर रुपया हजम कर ले भाई। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा, ऐसा है तो फिर मैं ही चला जाऊंगा। अरे तुम्हें मैं न जाने दूंगा, कहीं फंस जाओ तो हो गया बस। फंसना तो एक दिन है ही दादा, कब तक छिपा रहूंगा। अरे तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो, जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ, मैं चला जाऊंगा, बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा, अभी भेंट भी हो जाएगी। दफ्तर ही में रहते भी हैं वो, फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले ना लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा, तो 10 बजे के बाद चले जाना, क्या हर्ज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा, अरे तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूं भाई, अभी बुढ़िया देर में आएगी। ये कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आध घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखे आ गई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, अरे कहाँ गए, जरा बोझ तो उतारो भाई, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलते हुए बोली, अरे अच्छा, रस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मर कमाऊं और ये बैठे बैठे उड़ाए और चरस पिए। रमा जानता था कि देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, अरे क्या चरस पीते हैं क्या? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, अरे इनसे कौन नशा छूटा है? चरस ये पिए, गांजा ये पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई है भाई साहब ने, ये राम जाने खाते हो।
मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ इन्हें। मैं तो सोचती हूँ कि कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे भैया। पर इस भले आदमी को रत्ती भर चिंता नहीं चटाती। कभी तीरथ है, कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर, नाक में दमा गया भैया। भगवान उठा ले जाते तो कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला। अरे तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना कोई कहता था। मजूर से, कहे पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा। बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई मेरी तो। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा। अरे हाँ, गर्दन टूट गई तेरी। बड़ी सुकुमार है ना। ये ले, कल फिर चले आना। ये तो बहुत कम है अम्मा, मेरा पेट भी ना भरेगा इसमें। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, अरे भैया जरा आज का खर्चा तो टाक दो। बाजार में तो जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, केले, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चीलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वो तंबाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, अरे दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाह न होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे तक रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ उसे नशे में बर्बाद कर देता है। अरे 7 कोठरी में छिपा कर रखूं पर इसकी निगाह पहुंच जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज वस्त्र बनवा लेती हूं तो वो आंखों में गड़ने लगती है इसके। अरे तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बदा था तो क्या करूं, छाती फोड़ के मर जाऊं? अरे मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते क्या भैया? और फिर तब इस पियक्कड़ के हाथों मेरी सांसत होती। अरे इसी ने स्वदेशी के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। कोठरी में आ भैया, तुम्हें मुगदर की जोड़ी दिखाऊं। अरे दोनों इस जोड़ी के 500 हाथ फेरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुगदर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने फेर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नेत्रों से देखकर कहा, लोग कहते थे भैया कि ये जोड़ी महाब्राह्मण को दे दे, तुझे देख देख कलक होगा। मैंने कहा कि ये जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वात्सलता, जिसने लकड़ी के इन 2 टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गो को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। यह तो आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल और मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात्र हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वो मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है बेटा? बड़े बड़े मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क ज्योतिहीन ठंडे कृपण नेत्रों से मोती के से 2 बिंदु निकल पड़े। तभी इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा,
अरे ये इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी दीन ने सरलता से मुस्कुराकर कहा। अरे कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था? जरा मैं भी तो सुनो, ये मेरे सुनने लायक नहीं है भाई। अरे वो पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने चला गया था। अरे झूठे हो तुम, उड़ो उससे जब तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम? नहीं, अरे नहीं रे, तेरे चरण छूकर कहता हूं, ये तो झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? अरे बताया तो तुझे, रात खाना 2 कौर ज़्यादा खा लिया था भाई, सो पेट फूल गया और फिर मीठा मीठा। अरे झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कह देता है, ये बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम, मैं एक न मानूंगी। अरे तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है भाई। सवेरे के गए 9 बजे लौटे हैं, जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी बैठी है। देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, अरे मैं पूछती हूं तुम अब तक कहां थे? जब तक ये न बताओगे भीतर घुसने ना दूंगी। देवी दीन ने सिटपिटा कर कहा। अरे क्या करेगी पूछकर, एक अखबार के दफ्तर में गया था, अब जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोंक कर कहा। ये भगवान, तुमने फिर वही लत पकड़ी। अरे तुमने कान न पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीचे न जाऊंगा? बोला यही मुंह था कि कोई और था? अरे तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। अरे मैं खूब समझती हूँ, अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ मैं, वहाँ जो जाता आता है ना पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। अरे क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपया है भैया, गिन लो। देख, ये रुपया वसूल करने गया था, जी न मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें फाड़कर कहा। अच्छा, अरे तो तुम अपने साथ इस बेचारे को भी डुबाना चाहते हो? अरे तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी मैं। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोगे। अरे जब सेंत में आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलाएंगे, अदालत में गवाही कराएंगे। बेटा फेंक 200 रुपए को भैया, जितने रुपए चाहे मुझसे ले लो। भैया जब रमानाथ ने सारा वृत्तांत कह सुनाया, तब जाकर बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, कठोर मुद्रा नरम हो गई। मेघ पट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी है अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते बेटा? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा भी नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है मेरा। बुढ़िया का वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृ भक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वो माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल दो। यहीं एक तरफ 4-5 मूढ़े और एक मेज रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवी दीन बोला, हाँ बढ़िया है, तब चरस के पैसे भी मैं इस दुकान से ले लिया करूंगा। बुढ़िया ने विहंसित और पुलकित नेत्रों से देखकर कहा, अरे कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस फेर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वो उसे मिलना चाहिए था। यहां जो स्नेह मिला वो मानो आकाश से टपका था। उसने स्नान किया, माथे पर तिलक लगाया और पूजा कर स्वांग भरने बैठा ही था कि बुढ़िया आकर बोली, बेटा तुम्हें रसोई बनाने में बड़ी तकलीफ होती होगी ना? मैंने एक ब्राह्मण ठीक कर दी है, बेचारी बड़ी गरीब है, तुम्हारा भोजन बना दिया करेगी। उसके हाथ का तो तुम खा लोगे ना? धर्म कर्म से रहती है बेटा, ऐसी बात नहीं है।
मुझसे रुपए पैसे भी उधार ले जाती है, इसी से राजी हो गई है। उन वृद्ध आंखों से प्रगाढ़ अखंड मातृत्व झलक रहा था। कितना विशुद्ध, कितना पवित्र। ऊंच नीच और जाति मर्यादा का विचार आप ही आप मिट गया। बोला, जब तुम मेरी माता हो गई हो तो फिर काहे का छूत विचार माता, मैं तुम्हारे ही हाथ का खाऊंगा अम्मा। बुढ़िया ने जीभ दांतों से दबाकर कहा। अरे नहीं बेटा, मैं तुम्हारा धर्म न लूंगी। कहाँ तुम ब्राह्मण और कहाँ हम खटिक, ऐसा कहीं हुआ है क्या? देखो, मैं तो तुम्हारी रसोई में खाऊंगा अम्मा। जब माँ बाप खटिक हैं तो बेटा भी खटिक है। जिसकी आत्मा बड़ी हो वही ब्राह्मण है। और जब तुम्हारे घर वाले सुने तो क्या कहें? मुझे किसी के कहने सुनने की चिंता नहीं है अम्मा। आदमी पाप से नीच होता है, खाने पीने से नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है वो पवित्र होता है, उसे तो देवता भी खाते हैं। बुढ़िया के हृदय में भी जाति गौरव का भाव उदय हुआ। बोली, बेटा, खटिक कोई नीच जात नहीं है। हम लोग ब्राह्मण के हाथ का भी नहीं खाते, कार का पानी तक नहीं पीते, मांस मछली हाथ से नहीं छूते। कोई शराब पीते हैं मुदा लुक छिप कर। अब इसने तो किसी को नहीं छोड़ा बेटा। बड़े बड़े तिलकधारी गटागट पीते हैं, लेकिन मेरी रोटियां तुम्हें अच्छी लगेंगी? रमा ने मुस्कुरा कर कहा। प्रेम की रोटियों में अमृत रहता है अम्मा, चाहे गेहूं की हो या बाजरे की। बुढ़िया यहां से चली तो मानो आंचल में आनंद की निधि भरे हो। जब से रमा चला गया था, रतन को जालपा के विषय में बड़ी चिंता हो गई थी। वो किसी न किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ ही यह भी चाहती थी कि जालपा किसी तरह ताड़ने न पाए। अगर कुछ रुपए खर्च करके भी रमा का पता चल सकता तो वो सहर्ष खर्च कर देती। जालपा की वो रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय मसोस उठता था। वो उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर से ऊब कर वो जालपा के घर चली जाया करती थी। वहां घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहां भी वही नहुसत छा गई। हां, आकर उसे अनुभव होता था कि मैं संसार में हूं, उस संसार में जहां जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वो तन मन से उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वो प्रवाह है, तरंग है, नाद है जो सरिता में है? वो शिव के मस्तक को शीत करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता के प्रवाह और तरंग और नाई का लोप नहीं हो गया है? इसमें संदेह नहीं कि नगर के प्रतिष्ठित और संपन्न घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहां प्रतिष्ठा थी वहां तकल्लुफ था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब के संसर्ग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहां विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों के आतुर नेत्र भी थे, विकल हृदय भी और उन्मत्त शब्द भी। जालपा के घर अगर वो शान न थी, वो दौलत न थी, तो वो दिखावा भी न था, वो ईर्ष्या भी न थी। रमा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर न मिला था। और जालपा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी न थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलता और जट्टूपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था। किंतु यह दुकान भी टूट गई। अब वो जीवन की सामग्रियां कहां बसाएगी, सच्चा माल कहां पाएगी? एक दिन वो ग्रामोफोन लाई और शाम तक बजाती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक टोकरी लाकर रख गई। अब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वो रामेश्वरी से बहुत कम मिलती थी, पर अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करने लगती। कभी कभी उसके सिर में तेल डालती और गूंथती भी। गोपी और विशंभर से भी अब उसे स्नेह हो गया था। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। स्कूल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेला करते। उनके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था।
और इधर वकील साहब को भी जब रमा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी, बार बार पूछते रहते थे, अरे रमा बाबू का कोई खत आया क्या, कुछ पता लगा, लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना। एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भरी हो रही थी। जालपा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर में कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनको दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर इमल्शन और सेंटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं। पर ये रोग है कि गला नहीं छोड़ता। कलकत्ते के एक नामी वैद्य हैं, अब कि उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी। मुझे ले तो नहीं जाना चाहते, कहते हैं कि वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता बहन। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए ना। वहाँ 2 बार हो आई हूँ और जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूँ या इनकी बीमारी को देखूँ। बहन सही बताऊँ तो कभी कभी तो ऐसा जी उब जाता है कि थोड़ी सी सखियाँ खाकर सो रहा हूँ। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अरे अगर कोई मेरा सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी की जड़ टूट जाए, तो मैं खुशी से दे दूंगी। जालपा ने सशंक होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया? अरे यहाँ के वैद्यों को दिखा चुकी हूँ बहन। वैद्य डॉक्टर सबको तो दिखा चुकी। तो फिर कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं कह सकती, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ते में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाए, क्या ठीक है। मगर जब तक बीमारी की जड़ न टूट जाएगी आऊंगी नहीं। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही थी। जालपा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी की जड़ जवानी में न टूटी, बुढ़ापे में भला क्या टूटेगी। लेकिन इस सदिच्छा से सहानुभूति न रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वहां से जल्दी अच्छे होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जालपा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं। यहां दिन भर ये आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहां तो मेरा जी और घबराया करेगा। रतन, सच बताऊं बहन, मेरा दिल तो कहता है कि बाबूजी कलकत्ते में हैं। सच? तो ऐसा करना, जरा इधर उधर खोजना, अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। अरे ये भी कोई तुम्हारे कहने की बात है जालपा? ये तो मुझे मालूम है कि तुम खोजोगी, खत तो बराबर भेजती रहोगी ना। रतन, हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतर दिन जरूर लिखा करूंगी, मगर तुम भी जवाब देना। जालपा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर अपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन संकोचवश नहीं कह सकती। जालपा ने पान देते समय मन का भाव ताड़कर कहा, क्या है बहन, क्या कर रही हो? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, ये तुम रख लो। मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जालपा ने मुस्कुरा कर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने प्रफुल्ल मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर के तो नहीं है ना। जालपा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन ने शिकवे के अंदाज से कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम मुझसे खींची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूं कि हम में और तुम में जरा भी अंतर न रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे पास 50 रुपए तुम्ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ भाई? बहनों में तो ऐसा कौड़ी कौड़ी का हिसाब नहीं होता। जालपा ने गंभीर होकर कहा, कुछ कहूंगी तो बुरा तो न मानोगी ना बहन? रतन, बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। जालपा, मैं तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहती। संभव है तुम्हें बुरी लगे, तुम ही अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? कहीं तुम
मेरे गरीबी पर तरस खाकर रतन ने लपक कर दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो। अरे तुम चाहे जो ख्याल करो, मगर ये भाव कभी मेरे मन में न था और न हो सकता है। अरे मैं तो जानती हूं कि अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी कि बहन मुझे कुछ खाने का दो, भूखी हूं। जालपा ने उसी नम्रता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो बहन, तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों या रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर न करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर में रोटी का टुकड़ा न हो तो शायद तुम इतनी निसंकोच न हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर ये विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसी बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। अरे मैंने तो मन में समझा था कि तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम तो अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। ये कहते कहते रतन की आंखें सजल हो गईं। जालपा अपने को दुखी समझ रही थी और दुखी जनों को निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन की मनोव्यथा उसकी व्यथा से कहीं विदारक थी। जालपा के पति के लौट आने की अब भी आशा थी। वो जवान है, उसके आते ही जालपा को ये बुरे दिन भूल जाएंगे। उसकी आशाओं का सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फूले फलेंगी। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आकांक्षाओं के साथ उसके सामने था, विशाल, उज्जवल और स्मरणिक। किंतु रतन का भविष्य क्या था? कुछ नहीं, शून्य, अंधकार। जालपा आंखें पोंछकर खड़ी हुई, बोली, पत्रों के जवाब देती रहना, रुपए देती जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर वो प्रसन्नता न थी। जालपा ने सरल भाव से कहा, क्या क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे स्वर में कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूंगी? जालपा ने उसके गले में बाहें डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन से उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वो उससे अब तक कुछ खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। वो सचमुच अभागनी है, और वो भी मुझसे बढ़कर। एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी के साथ वहां से विदा हो गई। अब कहानी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए जुड़े रहिए सुनो कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियां। और यदि कहानी पसंद आई हो तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और अपने फैमिली के साथ। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।